ओके तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। एंड एज आई सेड बिफोर के अगर हम अपना कंटेंट थोड़ा जल्दी ख़त्म करने में कामयाब हुए तो फिर बाकी का जो टाइम है वो हम कुछ ट्यूटोरियल सेशंस रख लेंगे जिसके अंदर हम आपकी कोई स्पेसिफिक क्यूरीज हुई तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो एक्चुअली आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ साथ एंड चैप्टर प्रॉब्लम्स करते रहें और जितने भी प्रॉब्लम्स आप फेस करें जस्ट नोट इट डाउन और फिर जो हम बाकी के जो लेक्चर्स होंगे विल हैव सम ट्यूटोरियल सेशंस जिसमें हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकेंगे। सो लास्ट टाइम हमने सैम्पलिंग थ्योरम को डिस्कस करना शुरू किया था। आज भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली हम इस टॉपिक को आज कवर कर लेंगे और कल हम इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट पीसीएम एंड लेटर ऑन जो नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो हमने सैम्पलिंग थ्योरम से अपनी बात को शुरू किया था एंड वी सेड कि हमारे पास जो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है फॉर परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन वो fs इज इक्वल टू 2b के बराबर होती है। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी और इस चीज़ को हमने वेरीफाई कर लिया था बाय एक एग्जांपल से जहाँ पे हमने कहा था कि हमारे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रा वुड लुक समथिंग लाइक दिस और जब हम इसको एक इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं मीनिंग कि हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं तो हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रा है इसके रेप्लिकास जनरेट होना शुरू हो जाते हैं एंड दे लुक समथिंग लाइक दिस और हमारे पास ये सैम्पल्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में इट लुक समथिंग लाइक दिस और फ्रीक्वेंसी डोमेन में वी कैन इजीली सी कि अगर हम एक लो पास फिल्टर यूज़ करें तो हम इजीली अपने g बार ऑफ f से g ऑफ f को हम रिकवर कर सकते हैं। और फिर हमने ये बात की थी कि इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास इन रेप्लिकास में कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो वो कंडीशन जो है ओवरलैप की वो तब है कि अगर आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2b हो तो आपके पास कोई ओवरलैप नहीं होगा और यही चीज़ सेट करती है कि आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2b होनी चाहिए। ठीक है और यही हमारा नाइक्वेस्ट रेट होता है और जो इंटरवल होता है जो हम अपने सैम्पल जो आपके इम्पल्स ट्रेन है उनके बीच में जो हम टीएस कंसिडर करते हैं दैट इज नोन एज द नाइक्वेस्ट इंटरवल। फिर हमने इसी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिकंस्ट्रक्शन वाली बात को हमने टाइम डोमेन में जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरपोलेशन और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने उसी सैम्पल्ड सिग्नल को हमने मैथमेटिकली डिफाइन किया कि हमारी जो इम्पल्स ट्रेन है इट हैज़ टेकन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल जी ऑफ टी और जब हम इसको एक लो पास फिल्टर से गुजार रहे हैं तो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ लो पास फिल्टर और टाइम डोमेन में ये लो पास फिल्टर वुड लुक लाइक अ सिंक फंक्शन और हमने इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए टाइम डोमेन में हमने उस सिंक फंक्शन की एक्सप्रेशन निकाल ली थी एंड वी सेड दिस टू बी ts दिस इज इक्वल टू 1 क्योंकि ts जो है वो मिनिमम 1/2b के बराबर होता है तो मेरे पास ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है एंड आवर इम्पल्स रिस्पॉन्स बिकम सिंक 2 पाई bt और जब हम इसकी कन्वोल्यूशन करते हैं अपने सैम्पल सिग्नल के साथ तो हर एक इम्पल्स के ऊपर ये एक सिंक फंक्शन जो आ जाता है एंड उसके नल्स जो है वो सारे ओवरलैप करते हैं सारी सिंक फंक्शंस के वेयर दीज इम्पल्सेस दे एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है और फिर हमने कहा था जब ये सारी इम्पल्सेस एड अप होंगी तो g बार ऑफ t से आपको g ऑफ t रिकवर हो जाएगा। ठीक और हमने मैथमेटिकली उसको ऐसे ही डिफाइन कर दिया था कि व्हेन यू परफॉर्म द कन्वोल्यूशन तो हर सिंक के ऊपर आपके पास आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो शिफ्ट हो जाता है एंड देन that impulse response has the maximum value according to the function g of t। वो हम यह भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इम्पल्स है दिस वन इसका जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो अब डिफाइन कर रहा है कि आपके पास इस इम्पल्स रिस्पॉन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा एंड व्हेन यू ऐड ऑल दीज इम्पल्स दीज सिंक फंक्शंस टुगेदर तो आपके पास ओवरऑल यही सिग्नल बनता है जो आपका मैसेज सिग्नल था और यहाँ पे हमने इस एच टी माइनस के टी एस जो है ये हमने क्योंकि हमें पता है एच ऑफ टी इज सिंक पाई बी टी के बराबर होता है ये जो हमने यहाँ पीछे देखा था दिस वन सिंक 2 पाई बी टी सॉरी तो दिस सिंक 2 पाई बी टी के अंदर इफ यू जस्ट पुट टी की जगह आप टी माइनस के टी एस पुट करें तो यू विल इसके अंदर तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर की विल स्टार्ट ऑफ विद एन एग्जांपल
और फिर हम आगे इस डिस्कशन को आगे कैरी ऑन करेंगे. So you have to determine the Nyquist interval and sampling rate. Nyquist interval means आपने TS find out करना. Whenever you talk about interval, we are talking about the sampling time. और जो sampling rate है RS, this is same as FS. This is both means samples per second. ठीक है. और for the signal G1 of t, G2 of t, G1 square of t and the mth order of G2 signal and the product of G1 and G2. तो हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रा गिवन है G1 ओमेगा और G2 ओमेगा. सो इसका मतलब है कि हमारा जो G1 t का सिग्नल है, जब आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, वट एवर दिस G1 of t इज, आपको G1 ऑफ ओमेगा मिल जाएगा. लाइकवाइज G2 of t का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको G2 ऑफ ओमेगा मिल जाएगा. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ की बात करते हैं तो हम हमेशा सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हैं, नॉट इन टाइम डोमेन. अगर सिग्नल आपको टाइम डोमेन में गिवन है तो आप हमेशा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके उसको पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी आप बैंडविड्थ देखते हैं. क्योंकि हमें पता है कि हमारा कोई भी एक मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है, दैट बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि उस सिग्नल में एग्जिस्ट कर रही है. And that f max, this bandwidth b, would tell you what should be your sampling frequency is. क्योंकि fs जो है, it is always greater than 2b. ठीक है. तो हमें अगर इस G1 of t का स्पेक्ट्रा गिवन है G1 of ओमेगा और G2 t का भी स्पेक्ट्रा गिवन है G2 of ओमेगा, तो आई कैन इजीली सी कि व्हाट द बैंडविड्थ इज. तो इसका b की वैल्यू ये है और इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी b है वो ये है. सो इफ आई कैन सी the maximum frequency in, or I should say the angular frequency is, this is 2 pi into 10 raised to power 5. ठीक है. और ओमेगा होता है 2 pi f के. तो 2 pi के साथ जो भी टर्म लिखी हुई है ये मेरी f की वैल्यू है. दिस इज माई फ्रीक्वेंसी एंड आई कैन इजीली सी कि ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये है 100 किलोहर्ट्ज. लाइकवाइज अगर आप इसको देखें, दिस इज 3 pi into 10 raised to power 5 और उसको आप 2 पाई की फॉर्म में अगर आप ले जाएं तो यू कैन इजीली से कि दिस वुड बी इक्वल टू, आप इसको फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दें, यू विल गेट 1.5 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 5, ये तकरीबन 150 किलोहर्ट्ज बनता है. बहरहाल आप इसमें से f की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं बाय लुकिंग एट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है. अगर आप ये काम करें तो यू वुड सी कि जो G1 की बैंडविड्थ निकलती है ये 100 किलोहर्ट्ज निकलती है एंड G2 की बैंडविड्थ 150 किलोहर्ट्ज निकलती है. सो इफ यू नो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ G1 एंड G2, तो व्हाट विल बी द सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर in this particular case. So as we know कि sampling frequency should always be greater than equal to 2b. तो G1 के लिए जो sampling rate होगा that will be 2 times the maximum frequency. तो ये minimum frequency आपकी 200 के है, G2 के लिए 300 के है. ठीक है. और इसी तरह जब आप interval find out करेंगे तो you can easily just take the inverse of this and this, क्योंकि हमें पता है कि जो TS होता है ये 1 over FS के बराबर होता है. ओके, तो आपको G1 of t का सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग इंटरवल पता चल गया, G2 का पता चल गया. लेट्स टॉक अबाउट G1 स्क्वायर. जब भी आप G1 का जो सिग्नल है G1 of t, इसका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो हमने जब नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन या नॉन लीनियर सिस्टम्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जब भी आप किसी सिग्नल का स्क्वायर लेते हैं उसकी बैंडविड्थ को क्या होता है सर? डबल हो जाती है. डबल हो जाती है. तो अगर उसकी बैंडविड्थ इनिशियली 100 किलोहर्ट्ज है, नाउ द बैंडविड्थ विल बी twice the bandwidth of G1 of t. तो जो आपके पास G1 की बैंडविड्थ जो कि 100 थी, now it will be 200 के. और जो m raised to G2 raised to power m है, अगर आप इसकी mth पावर ले लेते हैं तो इसकी बैंडविड्थ कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी? m टाइम्स. तो ओरिजिनली G2 की बैंडविड्थ है 150 किलोहर्ट्ज. नाउ द न्यू बैंडविड्थ विल बी m टाइम्स 150 किलोहर्ट्ज. अब इस केस में जो नाइक्विस्ट रेट होगा वो क्या होगा? इट विल बी 2 टाइम्स दिस एंड 2 टाइम्स दिस. तो योर सैम्पलिंग रेट फॉर G1 स्क्वायर विल बी 400 किलोहर्ट्ज और G2 रेज़्ड टू पावर m विल बी m टाइम्स 300 किलोहर्ट्ज. एंड अगेन TS जो है वो 1 over FS से आप निकाल सकते हैं. ठीक है. व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2?
अगर आप दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि उनकी बैंडविड्थ ऐड हो जाती है, ठीक है। सो इफ यू हैव अ सिग्नल G1 ऑफ t एंड यू हैव अ सिग्नल G2 ऑफ t, दोनों की बैंडविड्थ डिफरेंट हैं, तो अगर आप G1 ऑफ t और G2 ऑफ t को मल्टीप्लाई करें तो यू विल सी कि उनकी बैंडविड्थ ऐड हो जाएंगी। तो इस केस में G1 और G2 की जब बैंडविड्थ ऐड होंगी तो ओरिजिनली इट इज 100 किलोहर्ट्ज एंड इट इज 150 किलोहर्ट्ज। ये टॉपिक जब आप बुक में देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में, देयर इज अ वेरी स्मॉल आर्टिकल जिसके अंदर यही डिस्कस हुआ है कि बैंडविड्थ जो है वो ऐड हो जाती हैं व्हेन यू मल्टीप्लाई टू सिग्नल्स। तो वहां पे भी आपको यही एक्सप्रेशन नजर आएगी कि G1 ऑफ t को जब आप G2 ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बैंडविड्थ ऑफ 1 विल ऐड विद बैंडविड्थ ऑफ 2। तो इस केस में 100 किलोहर्ट्ज और 150 किलोहर्ट्ज जब ऐड होंगे यू विल गेट 250 किलोहर्ट्ज एंड देन द नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट विल बी 2 टाइम्स दिस व्हिच इज 500 किलोहर्ट्ज, और इसका ts जो है दैट विल बी द इनवर्स ऑफ 1/fs। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि वी हैव टू डिटरमिन द नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट। नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट मींस fs और rs कह लें, ये हमने फाइंड आउट करना है, और नाइक्विस्ट सैम्पलिंग इंटरवल फाइंड आउट करना है, यानी कि ts फाइंड आउट करना है फॉर दिस सिग्नल। तो सिग्नल हमारे पास सिंक 100 पाई टी और सिंक स्क्वायर 100 पाई टी। तो देखने से हमें पता चल रहा है कि ये एक सिंक फंक्शन है और ये एक सिंक स्क्वायर फंक्शन है। तो अगर मैंने इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग रेट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे पता है कि ये जो सिग्नल है ये टाइम डोमेन में है, मुझे इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैंने इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और फिर जो एफ मैक्स मुझे मिलेगा उससे मैं एफ एस निकालूंगा विच इज 2 टाइम्स एफ मैक्स, और फिर टी एस निकालूंगा 1/fs करके। तो अगेन यू आर गोइंग टू यूज दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल, और आप सिंक का जो फंक्शन है इन टाइम डोमेन इसको आप फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल के थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स किस किस्म का है। तो अगर आप वो टेबल देखें तो सिंक 100 पाई टी 0.01 गेट ओमेगा ओवर 200 पाई के बराबर होगा, और जो हमारे पास नॉर्मल सिंक का फंक्शन होता है वो हमारे पास यहाँ पे पाई के गेट फंक्शन के ऊपर ओमेगा ओवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 2b, इस तरह करके उसकी ओरिजिनल जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आप कंफर्म भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो रिस्पॉन्स है तो हमें ये पता चल गया है कि सबसे पहले कि ये जो रिस्पॉन्स है ये सेंटर्ड है अराउंड 0, तो ये जो गेट फंक्शन होगा इट विल बी सेंटर्ड अराउंड 0, और इसकी विड्थ जो है वो 200 पाई है। इसका मतलब है 100 पाई इस साइड पे है और 100 पाई इस साइड पे है। तो इफ यू लुक एट दिस तो हमारे पास जो इसकी बैंडविड्थ आ रही है वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, तो दैट इज 100 पाई, बट दिस इज ओमेगा। एफ में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, पाई पाई से कट जाएगा, 200 से कटेगा, तो 50 हर्ट्ज इज दी बैंडविड्थ। सो मेरे पास बैंडविड्थ आ जाती है 50 हर्ट्ज इस केस में, और जो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग है दैट विल बी सॉरी नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट विल बी 2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो है 100 हर्ट्ज, ठीक है। और इसी तरह टीएस आप निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द इनवर्स ऑफ द सैम्पलिंग रेट। और जो सिंक स्क्वायर है आपके पास, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सिंक स्क्वायर विल कम आउट टू बी 0.01 ट्रायंगल फंक्शन ओमेगा ओवर 400 पाई, ठीक है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो ट्रायंगुलर फंक्शन का जो जनरलाइज एक्सप्रेशन होता है दैट इज ओमेगा ओवर 4b, ये आप उस टेबल के अंदर कंफर्म कर सकते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है। तो अब इस केस में भी हमारा जो ट्रायंगुलर फंक्शन है वी कैन सी इट इज सेंटर्ड एट 0, और ये 400 है तो इसका मतलब 200 पाई इस साइड पे है और -200 पाई इस साइड पे है। तो ये है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 200 पाई विच इज ओमेगा। इसको मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 100 हर्ट्ज मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मैक्सिमम। तो मेरे पास बैंडविड्थ निकलती है 100 हर्ट्ज और नाइक्विस्ट जो निकलेगा दैट विल बी 200 हर्ट्ज। तो इसी तरह आप किसी भी एक सिग्नल को देख के उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको एनालाइज करके यू कैन इजीली फाइंड द नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। Okay, let's talk about practical signal reconstruction, that is interpolation. अभी तक हमने जो सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात की थी, पिछली ये जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए इनसे पहले, उसके अंदर हमने एक आइडियल सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात की थी, जहां हमने कहा था कि हम अपने टाइम डोमेन सिग्नल को
एक इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सैंपल्ड सिग्नल हमें मिल जाता है, समथिंग लाइक दिस। और इस सैंपल्ड सिग्नल को हम सिंपल एक लो पास फिल्टर से गुजारते हैं और हमें अगेन ये एक रिस्पांस मिल जाता है। और ये जो लो पास फिल्टर है उसका रिस्पांस हमने देखा था, एक आइडियल लो पास फिल्टर की शेप है जिसका टाइम डोमेन रिस्पांस एक सिंक फंक्शन होता है, और ये सिंक फंक्शन इन तमाम इंपल्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है। जब आप इन सबको ऐड करते हैं तो आपके पास ये सिग्नल आ जाता है। दिस इज द आइडियल सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन हम अभी बात करेंगे कि प्रैक्टिकल सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कई चीजें आइडियल हैं। यहाँ पे एक आइडियल लो पास फिल्टर यूज हो रहा है, ये जो इंपल्स ट्रेन है ये भी आइडियल है। यू कैन नॉट जनरेट एन इंपल्स ट्रेन लाइक दिस इन लैब, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एक इंपल्स है इसकी विड्थ ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है और इसकी हाइट जो है ये इंफिनिटी तक जा रही है। तो आपके पास ये जो पूरा केस है ये एक आइडियल सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन को डिस्कस करता है। हम अभी बात करेंगे कि प्रैक्टिकली आप ये सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन कैसे अचीव करते हैं। बिफोर दैट लेट मी क्विकली टेक द अटेंडेंस। Okay. So signal reconstruction discussed earlier require an ideal low pass filter जो कि unrealizable होता है, non causal होता है, and this also lead to an infinitely long nature of sync reconstruction pulse। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे पास जो आइडियल लो पास फिल्टर है वो अनरियलाइजेबल है, इसको आप जनरेट नहीं कर सकते। सेकंड, इट इज नॉन कॉजल, क्योंकि हमें पता है कि इट इज सेंटर्ड अराउंड 0। ये इस तरह का हमारे पास फिल्टर आ रहा है तो हमें वी हैव दिस फिल्टर ऑन द नेगेटिव साइड, इट इज नॉन कॉजल। सेकेंडली, इसकी जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है उधर हमें सिंक्स मिलते हैं जो कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन के हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे ये शार्प कट ऑफ आ रही है फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में, ये कॉरस्पॉन्ड करेगा एक सिंक फंक्शन को जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास जो सिंक रिकंस्ट्रक्शन पल्स है दैट विल बी इनफाइनाइटली लॉन्ग इन नेचर एज वेल। तो फॉर दिस रीजन हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए वी नीड अ रियलाइजेबल सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम फ्रॉम द यूनिफॉर्म सिग्नल सैंपल्स। अब हम ये कैसे अचीव करते हैं? सो फॉर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन द रिकंस्ट्रक्शन पल्स मस्ट बी इजी टू जनरेट। जो हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्शन पल्स है इट शुड बी इजी टू जनरेट। ये यानी एक आइडियल केस नहीं होना चाहिए, ये आप प्रैक्टिकली भी उसको जनरेट कर सकना, आपको कर सकना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो आपका सिग्नल जी ऑफ टी है हम उसको सैंपल करते हैं एक नॉन आइडियल इंपल्स ट्रेन के साथ, जो आपका जिसको हम पीटी कह देते हैं। ये जो पीटी है, व्हेन यू सैंपल योर सिग्नल जी ऑफ टी विद दिस पी ऑफ टी, योर सैंपल्ड सिग्नल, यहाँ पे हम उसको जी बार से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम जी टिल्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस जी टिल्डा शोज कि वी आर यूजिंग अ प्रैक्टिकल पल्स टू सैंपल जी ऑफ टी। और अगर जहां पे हमने जी बार ऑफ टी की बात की है इसका मतलब हमने आइडियल इंपल्सिस को यूज किया है फॉर सैम्पलिंग। तो चूंकि हम उन आइडियल इंपल्सिस को जनरेट नहीं कर सकते, वी कैन जनरेट एन इंपल्स विच हैज अ फाइनाइट ड्यूरेशन एज वेल, हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर सैम्पलिंग। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज आइडियल इंपल्सिस हम एक प्रैक्टिकल एक पल्स लेते हैं पीटी, और अब हम आगे एनालाइज करेंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग आइडियल पल्स इफ यू यूज अ प्रैक्टिकल पल्स लाइक दिस तो फिर क्या फर्क पड़ता है आपके सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, और इवन इफ इट इज क्या ये पॉसिबल भी है कि हम इसको इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वी विल टॉक अबाउट दैट। सो इफ यू यूज दिस काइंड ऑफ अ पल्स योर सैम्पलिंग वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास ये जो आइडियल प्रैक्टिकल पल्स है इट विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सैंपल्ड सिग्नल जिसको हम जी टिल्डा ऑफ टी कह सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे कि विल दिस सिस्टम वर्क और नॉट। We need to analyze the accuracy of the reconstructed signal when using non-ideal interpolation pulse। ठीक है, पीटी अगर हम यूज करें तो क्या हम सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो अगेन इस केस में जी टिल्डा ऑफ टी जो है ये हम डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले जी बार ऑफ टी को रिप्रेजेंट किया था। हमने कहा था कि ये समेशन जी एन टी एस एंड देन डेल्टा टी माइनस एन टी एस, ये हमने इस तरह डिफाइन किया था आइडियल के केस में कि आपके पास ये जो आइडियल इंपल्सेस हैं दे विल टेक द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन। अब क्या हो रहा है कि आपकी जो ये
पल्स, एक प्रैक्टिकल पल्स p जो है, नाउ इट हैज टेकन द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन g ऑफ t। जो कि ये हम यहाँ देख भी सकते हैं कि हर पल्स ने उस टाइम इंस्टेंट पे उस फंक्शन का एम्पलीट्यूड ले लिया है जो कि हमारा एक्चुअल मैसेज सिग्नल है g ऑफ t। तो हम इजीली वी कैन g बार ऑफ t को हम लिख सकते हैं, यानी g टिल्डा को हम लिख सकते हैं उसी तरह p की फॉर्म में। अब थोड़ा सा अगर हम इसको एनालाइज करें तो वी कैन ऑल्सो सी कि दिस इज सेम एज कि आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन इम्पल्स ट्रेन ऑफ दिस प्रैक्टिकल पल्स, आप जो आपके पास आइडियल सैंपल सिग्नल था, सिर्फ इस पूरे सिग्नल को, ये जो आपका g बार ऑफ t है, उसको अगर आप कन्वॉल्व कर दे सिर्फ एक पल्स pt के साथ, जो कि हम यहां देख रहे हैं, ये जो एक पल्स है, इंस्टेड ऑफ हैविंग एन इम्पल्स ट्रेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, हम खाली एक pt की पल्स लें विच इज डिफाइंड लाइक दिस, और इसको हम कन्वॉल्व कर दें। ये भी हम सारी मैथमेटिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं टू सी के क्या डिफरेंस आता है हमारे इस रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर। सो दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें पता है कि ये जो आपके पास सिग्नल है, ये आपके पास यही टाइम डोमेन सिग्नल को इंपल्सिस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो g बार ऑफ t है, दिस इज g बार ऑफ t। और जब मैं इसको एक इंपल्स p ऑफ t के साथ कन्वॉल्व करूंगा, p ऑफ t इज जस्ट अ पल्स, तो जिस तरह हमने पहले देखा था कि टाइम डोमेन ये जो सैंपल्स हैं, इनको जब मैं एक इंपल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t से मैं कन्वॉल्व कर रहा था, तो हर इंपल्स के ऊपर एक सिंक फंक्शन जो है वो मूव कर गया था। तो इसी तरह इसी लॉजिक को यूज करते हुए जो ये पल्स pt है, जब ये कन्वॉल्व होगी इस सैंपल सिग्नल के साथ, तो हर एक इंपल्स के ऊपर ये पल्स शिफ्ट हो जाएगी। तो आई विल गेट द सेम शेप विच इज शोन ओवर हेयर। इट इज सेम एज, अगर आप यहां पे देखें जो हमने पिछली बात की थी, जस्ट टू दिस वन, लेट मी क्लियर इट फॉर यू, कि जब हमने आपके पास g बार ऑफ t जो कि इन इंपल्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने कन्वॉल्व किया था h ऑफ t के साथ, तो h ऑफ t वाज अ सिंक फंक्शन, और ये जो सिंक फंक्शन है ये इन तमाम इंपल्सेस पे शिफ्ट हो गया था और हमारे पास एक रिकंस्ट्रक्शन सिग्नल बन गया था। अब मैंने g बार ऑफ t को कन्वॉल्व कर दिया उस pt के साथ, तो क्या होगा, हर एक इंपल्स के ऊपर वो जो पल्स है वो शिफ्ट हो जाएगी, और यही काम हमने यहां आगे शो कर दिया कि ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स है ऊपर वाला, इट इज सेम एज कि आप g बार ऑफ t लें और उसको कन्वॉल्व कर दें p ऑफ t के साथ, दिस विल ऑल्सो गिव यू g टिल्डा ऑफ t। तो ये जो आपके पास अगली वाली पार्ट है, दिस इज g बार ऑफ t, तो वी कैन इजीली राइट दिस एज कि आपके पास g टिल्डा जो है ये p ऑफ t कन्वॉल्व विद g बार ऑफ t के इक्विवेलेंट है। ये मैं अब प्रैक्टिकल सैम्पलिंग की बात कर रहा हूं। तो g tilde of t जो है, दिस इज द कन्वोल्यूशन ऑफ आइडियल सैम्पलिंग, दिस पार्ट इज आइडियल सैम्पलिंग एंड दिस इज प्रैक्टिकल सैम्पलिंग। सर हम जी ये आइडियली ये लेकर कैसे आएंगे? नहीं, अभी ये तो हम सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ एनालाइज करके देखना चाह रहे हैं कि जहां पे हमने पीछे तो देख लिया था कि व्हेन यू यूज आइडियल सैम्पलिंग, तो ऑल यू नीड इज ए लो पास फिल्टर जिसको यूज करके आप सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी ये बात की कि उस पूरे प्रोसेस में कई चीजें आइडियल है, तो हम उसको लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वी कैन ओनली गो फॉर प्रैक्टिकल सिनेरियो। और प्रैक्टिकल केस में हमने बात की कि वी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द आइडियल इंपल्स ट्रेन, हम एक प्रैक्टिकल पल्स की ट्रेन हम यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑब्वियसली जो सैम्पलिंग का प्रोसेस है वो चेंज हो गया। नाउ वी टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल सैम्पलिंग वेयर वी यूजिंग अ प्रैक्टिकल पल्स विच इज नॉन आइडियल लाइक दिस, जिसकी एक फाइनाइट ड्यूरेशन भी है। तो अब हम ये जो सारी बात कर रहे हैं, ये हम एक मैथमेटिकल एनालिसिस से हम ये चीज वेरीफाई करेंगे कि इसको करने से क्या चेंजेस आएंगी आपके रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली नाउ इट इज नॉट द सेम केस एज आइडियल सैम्पलिंग। सो ऑब्वियसली वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू यूज अ लो पास फिल्टर टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल, हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो इफ यू डू समथिंग एट द सैम्पलिंग साइड, तो यू वुड हैव टू डू समथिंग एल्स एट द रिकंस्ट्रक्शन साइड एज वेल। बात समझ आई? यस सर।
तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम अभी मैथमेटिकली इस चीज को देख रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा हमारे ओवरऑल सिस्टम के अंदर। हमने कंक्लूजन करनी ही नहीं है, हम सिर्फ इसको मैथमेटिकली एनालाइज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो आपके पास प्रैक्टिकल सैम्पलिंग है, दिस जी टिल्डा ऑफ टी, अगेन लेट मी राइट इट, प्रैक्टिकल सैम्पलिंग, और दिस जी बार ऑफ टी, दिस वन इज द आइडियल सैम्पलिंग केस। और ये मेरी वो आइडियल पल्स है, सॉरी नॉन आइडियल पल्स है, जिसको मैं एक प्रैक्टिकल पल्स भी कह सकता हूं। ठीक है, सो अब मैं अगर इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना चाहूं तो हमें पता है, नाउ लेट मी क्लियर इट फॉर यू। सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना चाहूं तो हमें पता है कि जो जी टिल्डा ऑफ टी है, इट इज द कन्वोल्यूशन ऑफ पी टी एंड जी बार ऑफ टी। तो अगर टाइम डोमेन में ये दोनों कन्वॉल्व हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनके रिस्पॉन्सेज क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो वी ऑलरेडी नो व्हाट जी टिल्डा टी, सॉरी जी बार ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस। ये हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंपल्स ट्रेन विद एम्पलीट्यूड इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन, आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में इसको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट किया था, जिसके अंदर हमारे पास जी ऑफ टी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहे थे और हमारे पास यहाँ पे समेशन की टर्म आ रही थी और इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा था। तो हमने कहा था कि ये जो एक्सपोनेंशियल से जब भी सिग्नल टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका स्पेक्ट्रा शिफ्ट हो जाता है। तो हमने ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स देखा था विच इज ऑफ जी बार ऑफ एफ। तो ट्रांसफॉर्म है, दिस इज इक्वल टू दिस बॉक्स, और पीटी को हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पी ऑफ एफ है। पी ऑफ टी जो भी पल्स है उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो हम पी ऑफ एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों के जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ दिस जी टिल्डा ऑफ टी मुझे मिल जाएगा। तो अब बेसिकली इसको देखने से मुझे क्या लग रहा है कि मेरे पास जो भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था मेरे आइडियल सैम्पलिंग के केस में, वो सिंपल एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जी, इसको मैं पी ऑफ एफ को एक फिल्टर समझ लेता हूं या एक सिस्टम है, ये एक ब्लैक बॉक्स है फॉर एग्जांपल, ये एक ब्लैक बॉक्स है पी ऑफ एफ। तो मेरे पास ये जो भी सिग्नल है ये इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से गुजरेगा और मुझे आउटपुट पे जी टिल्डा ऑफ एफ मिल जाएगा। तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस कि जो जी ऑफ एफ है, जी बार ऑफ एफ, दिस वन, ये इस सिस्टम से गुजरेगा वट एवर दिस सिस्टम इज, तो मुझे जी टिल्डा ऑफ एफ मिल जाएगा। आई कैन एनालाइज इट इन दिस वे एज वेल। ठीक है, सो इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल, ये जो जी टिल्डा ऑफ टी है, यूजिंग द पल्स पी टी consists of multiple replicas of g of f shifted by nfs। यानी यहां पे हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास g of f जो ओरिजिनल मेरे पास फंक्शन था, जो मेरे मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रा है दिस वन, ये g of f मल्टीपल रेप्लिकास हैं इसके, जो कि हमने आइडियल सैम्पलिंग के केस में भी डिस्कस किया था, स्केल्ड बाय 1/ts एंड एग्जिस्टिंग एट nfs। लेकिन इनको आपने अब फिल्टर कर दिया है बाय p of f, यानी कि वो जो आपके पास एक जी बार ऑफ एफ का जो स्पेक्ट्रा हमने देखा था विच वॉज लाइक दिस, और हर एक को स्केल कर दिया था हमने 1/ts से। ये जो आपके पास जी बार ऑफ एफ है, इसको आप एक फिल्टर से गुजारेंगे जिसका रिस्पॉन्स जो है वो पी ऑफ एफ होगा। तो यहां आउटपुट पे आपको जी टिल्डा ऑफ एफ मिल जाएगा। This is what it means. So the reconstructed signal G tilde of t using pulse PT consists of multiple replicas of G of f shifted to NFS and then filtered by P of f. तो ये जो filtered by P of f है, ये एक additional काम हो गया है once you use a practical pulse PT। पहले तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं था, हम सिंपल G बार ऑफ f को एक लो पास फिल्टर से गुजारते थे और हमें G of f मिल जाता था। अब हम जब सिग्नल को इस फिल्टर से गुजार रहे हैं तो अब हमें जी टिल्डा ऑफ एफ मिल रहा है। नाउ वी हैव टू सी कि इस जी टिल्डा ऑफ एफ के ऊपर आप क्या परफॉर्म करेंगे तो आपको जी ऑफ एफ मिले, जो आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। टू फुली रिकवर जी ऑफ टी फ्रॉम जी टिल्डा ऑफ टी वी नीड फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि पहले आपके पास
जो जी बार ऑफ एफ था, सिंपली इसके ऊपर लो पास फिल्टर अप्लाई किया तो आपको जी ऑफ एफ मिल गया। अब हमारे पास जो जी टिल्डा ऑफ एफ है, हमने इसको एक पी ऑफ एफ फिल्टर से गुजारा तो मुझे यहाँ पे जी बार ऑफ एफ को यहाँ से गुजारा तो मुझे जी टिल्डा ऑफ एफ मिल गया। अब मुझे इसके ऊपर फर्दर कोई प्रोसेसिंग करनी है ताकि मुझे जी ऑफ एफ मिल सके। ठीक है, सो ये जो फिल्टर्स होते हैं जो हम फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, दे आर ऑफन रेफर्ड एज इक्वलाइजर्स। इनको हम इक्वलाइजर्स बोलते हैं कि ये जब इक्वलाइजर आप यूज करेंगे एट दिस स्टेज तो आपको जी ऑफ एफ मिल जाएगा। ये इक्वलाइजर क्या कर रहा है, ये उन तमाम इफेक्ट्स को इक्वलाइज कर रहा है जो इंट्रोड्यूस हो गए हैं बाय यूजिंग दिस सिस्टम पी ऑफ एफ, या जो हमने प्रैक्टिकल पल्स यूज की थी उसको ओवरकम करने के लिए हमें एक इक्वलाइजर चाहिए होगा। और वो इक्वलाइजर क्या है, उसकी कैसा रिस्पॉन्स होगा, ये इक्वलाइजर भी बेसिकली एक फिल्टर ही है। तो वी हैव टू डिफाइन कि इस इक्वलाइजर का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। So let us denote the equalizer function as E of f. हम इसको EFF से रिप्रेजेंट कर देते हैं। So now distortionless reconstruction will be as follows कि जो G of f है ये आप अचीव करेंगे कि जो G tilde of f आपको मिला है इसको हम एक इक्वलाइजर से गुजार दें। तो अब आपके पास पूरा सिस्टम कैसे बना कि आपके पास G बार ऑफ f जो था उसको आपने एक P of f से गुजारा तो आपको यहाँ पे G tilde of f मिल गया। और अब इस G tilde ऑफ f को आप एक E of f से गुजार दें, एक इक्वलाइजर फंक्शन से गुजार दें तो आपको आपका G of f मिल जाएगा। दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, तो जो अब हमारे पास रिस्पॉन्स होगा G of f का, दिस G of f इज ये जो E of f और ये जो G tilde of f है ये हमने उसका पूरा रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ये हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं। P of f टाइम्स 1/ts समेशन G of f माइनस NFS, ये मेरा G tilde of f है, ये मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। सो अब अगर हम इक्वलाइजर को देखें तो व्हाट डू वी एक्चुअली नीड फ्रॉम द इक्वलाइजर, इक्वलाइजर को क्या करना चाहिए। सो द इक्वलाइजर मस्ट रिमूव all the shifted replicas G of f and f of s। ये जो हमारे पास shifted replicas हैं इनमें उसको तमाम shifted replicas को एक तो रिमूव करना चाहिए एक्सेप्ट वो वाली टर्म जो n is equal to 0 के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो G बार ऑफ f की एक्सप्रेशन थी, एक रेप्लिका फिर ये रेप्लिका फिर ये रेप्लिका, ये सारे जो रेप्लिकास थे, दिस इज एट n is equal to 0, दिस इज एट f of s, दिस इज 2f of s, दिस इज माइनस एफ ऑफ एस, क्योंकि हमें पता है ये एन एफ ऑफ एस पे सेंटर्ड है। तो पहला काम तो इस इक्वलाइजर ने ये करना है कि ये जो सारे रेप्लिकाज हैं इन सबको वो ओवरकम करे अदर देन द वन विच इज एट द सेंटर। तो इसका मतलब है इस इक्वलाइजर का बिहेवियर भी लो पास फिल्टर की तरह होना चाहिए कि वो सिर्फ लो इस कंपोनेंट को रखे और बाकी सबको फिल्टर आउट कर दे। लेकिन साथ इसका कुछ एडिशनल काम भी है क्योंकि हमें पता है कि ये जो पूरा स्पेक्ट्रा है ये तो G बार ऑफ f का है, लेकिन हमने इस G बार ऑफ f को एक P ऑफ f से भी गुजारा हुआ है। तो इसको लो पास फिल्टर भी होना चाहिए प्लस इसको 1/P ऑफ f भी होना चाहिए ताकि वो जो P ऑफ f का इफेक्ट था उसको ये ओवरकम कर सके। तो हम इसके रिस्पॉन्स को डिफाइन कर सकते हैं एज सच कि आपका ये जो इक्वलाइजर है जो E ऑफ f है, ये जब E of f टाइम्स P of f हो तो ये 0 दे फॉर फ्रीक्वेंसीज आउटसाइड fs माइनस बी। आउटसाइड fs माइनस बी का मतलब है ये देखें, ये हमने बात की थी कि ये अगर 0 है, दिस इज b, दिस इज fs, this point is fs plus p and this point is fs minus b। तो हमने ये बात की कि जब ये इक्वलाइजर फंक्शन इससे मल्टीप्लाई हो तो E of f टाइम्स P of f की वैल्यू 0 होनी चाहिए फॉर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन fs माइनस बी। यानी fs माइनस बी ये जो पॉइंट है इससे आगे जितनी फ्रीक्वेंसीज है इन सबको ये फिल्टर आउट कर दे और fs ये जो पॉइंट है इससे इधर वाली तमाम फ्रीक्वेंसीज को वो फिल्टर आउट कर दे। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली फ्रीक्वेंसीज बचेंगी और f लेस देन बी, इसका मतलब है इस पॉइंट से अंदर की साइड पे और इस पॉइंट से अंदर की साइड पे इसका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए
कि ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये आपको टीएस दे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये स्केल हो रहा है 1/TS से। तो ये जो EF टाइम्स P ऑफ F है, लेट मी क्लियर इट, कि हमने ये जो ऊपर रिस्पॉन्स लिखा है ये वाला EF टाइम्स PF, ये वैल्यू 0 हो जाए आउटसाइड FS माइनस B। तो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरे का पूरा रिस्पॉन्स 0 हो जाएगा, G ऑफ F की वैल्यू 0 होगी आउटसाइड दिस फ्रीक्वेंसी। लेकिन आप अगर EF टाइम्स PF इज इक्वल टू TS ले लें, यानी कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं इनकी एम्पलीट्यूड TS हो ओनली फॉर लेस देन B फ्रीक्वेंसीज। लेस देन B फ्रीक्वेंसीज का मतलब है कि आप ये जो रेप्लिकास थे, दिस इज 0, दिस इज B, दिस इज FS, दिस पॉइंट इज FS माइनस B और ये है माइनस FS। तो इसका मतलब है ये जो पहली कंडीशन है इसकी वजह से ये तमाम रेप्लिकास खत्म हो जाएंगे, और ये जो सेकंड कंडीशन है कि लेस देन B का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट दीज फ्रीक्वेंसीज। इसके लिए इन दोनों का प्रोडक्ट आपको TS देना चाहिए। तो व्हेन दिस इज इक्वल टू TS, तो ये TS इस स्केलिंग फैक्टर से खत्म हो जाएगा, और इस ये जो सीरीज ऑफ रेप्लिकास है इनके अंदर सिर्फ G ऑफ F की एक्सप्रेशन बचेगी, क्योंकि बाकी तमाम NFS की एक्सप्रेशंस फिल्टर आउट हो गई हैं। सो दिस इज हाउ द इक्वलाइजर शुड वर्क। ओके, क्लियर है यहां तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the equalizer E of F must be a low pass in nature to stop all the frequency components above Fs minus B. तो आपके पास वो जो तमाम रेप्लिकास थे 0, B, Fs and this point is Fs minus B. तो Fs माइनस B से ऊपर तमाम फ्रीक्वेंसीज इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इन तमाम को इसको स्टॉप करना चाहिए, और उसकी नेचर जो है वो एक लो पास फिल्टर की तरह होनी चाहिए। सेकेंडली, इट शुड बी इनवर्स ऑफ P ऑफ F विद इन दी सिग्नल बैंडविड्थ। इस बैंडविड्थ के अंदर ये जो हमारे पास जो डिजायर्ड हमारी बैंडविड्थ है, इसके अंदर इसका रिस्पॉन्स 1/PF के बराबर होना चाहिए, ताकि उस P ऑफ F को ओवरकम कर सके। तो वी कैन से कि जो प्रैक्टिकल सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन जो सिस्टम है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास एक डाटा चैनल है या एक आपके पास स्टोरेज है जहां से आपका ओरिजिनल सिग्नल आ रहा है। आपने उसके जो सैंपल्स लिए, दिस इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल सैम्पलिंग, ठीक है। वो जो आइडियल सैंपल्स हैं इसको आप एक पल्स जनरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास आइडियल पल्सेस यहां पे जनरेट हो रही हैं। और आप इसको यूं भी कंसिडर कर सकते हैं कि आपने एक आइडियल पल्स ट्रेन ली और उसको अपने डाटा से मल्टीप्लाई करके आपने ये प्रैक्टिकल सैंपलिंग अचीव की। इस प्रैक्टिकल सैंपल्स को जब आप एक इक्वलाइजर से गुजारेंगे तो आपको G ऑफ T मिल जाएगा। तो आपके केस में यहां पे हम ओके, तो हमारे पास इस केस में, लेट मी जस्ट क्लियर इट फॉर वंस, तो हमारे पास इस केस में ये जो G टिल्डा ऑफ T है, ये एक प्रैक्टिकल सैंपल्ड सिग्नल है, और रिसीवर साइड पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट अ लो पास फिल्टर, अगर हम एक इक्वलाइजर यूज करें तो हमें G ऑफ T मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने एक चीज तो यहां पे एस्टैब्लिश कर ली कि ये जो इक्वलाइजर है इसके पास दो कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो ये लो पास इन नेचर हो, और सेकेंडली इट शुड बी इनवर्स ऑफ P ऑफ F, ये इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि ये जो पल्स जनरेटर है, जो हमने भी बात की, पल्स P ऑफ T है, जिसको हमने एक रैंडमली एक पल्स ऐसे रिप्रेजेंट कर दी है। How can we generate this non-ideal pulse? Okay. So let us consider a very simple interpolating pulse generator that generates a short pulse. तो हम कहते हैं कि सबसे आसान तरीका हमारे पास जो है पल्स जनरेट करने का, वो ये है कि हम एक स्क्वायर पल्स ले लें। ये जनरेट करना आसान है हमारे पास, क्योंकि इट्स नॉट एन आइडियल इम्पल्स, इट इज एन इम्पल्स विद फाइनाइट ड्यूरेशन। सो इफ यू हैव अ फाइनाइट ड्यूरेशन, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग अप टिल इंफिनिटी, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक सर्टन यू कैन से एक फाइनाइट वैल्यू के ऊपर होगा। तो अगर आप एक इस तरह की इंटरपोलेशन पल्स यूज कर रहे हैं, अब इस पल्स को देखने से हमें पता चल रहा है कि एक तो ये कॉजल है, नॉन कॉजल नहीं है, क्योंकि ये 0 से लेके TP तक जा रहा है। TP इज द पल्स ड्यूरेशन। इसका एम्पलीट्यूड भी इंफिनिटी तक नहीं जा रहा, वो एक कांस्टेंट एक वैल्यू तक जा रहा है,
और इसको जनरेट करना भी इट्स मच इजियर देन एन आइडियल इम्पल्स। तो जब मैं इस पल्स को यूज करूंगा तो मेरे पास जो जी टिल्डा आएगा इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, जहां पे वहां इस तरह की पल्सेस से उसको सैंपल किया था, वहां पे इस स्क्वायर पल्स के साथ आप अपने सिग्नल को सैंपल कर रहे हैं। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ? Yes. तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम एक प्रैक्टिकल पल्स हमने पीटी इस तरह जनरेट की है तो हमारे पास ये इक्वलाइजर क्या होगा, क्योंकि पहले तो हमने एक रैंडम सी पल्स ले ली थी पीटी। आपको नहीं पता इस पी ऑफ टी का पी ऑफ एफ क्या है, यू डोंट नो दिस, क्योंकि अगर आपको पी ऑफ एफ नहीं पता तो हाउ वुड यू नो द इनवर्स ऑफ पी ऑफ एफ। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग अ पल्स लाइक दिस, एक रैंडम पल्स की जगह हम एक प्रैक्टिकल पल्स कंसिडर करते हैं जो कि एक स्क्वायर पल्स है, और उसको देख के हम देखेंगे कि हमारे पास पी ऑफ एफ क्या आता है एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी इक्वलाइजर का रिस्पॉन्स कैसे होगा। सो दिस इज व्हाट जी टिल्डा ऑफ टी वुड बी लाइक दिस। सो इन दिस केस ये जो शॉर्ट पल्स है हम इसको टाइम डोमेन में डिफाइन कर सकते हैं एज अ गेट फंक्शन विच इज सेंटर्ड एट 0.5 टीपी। तो हमें पता है कि ये जो पल्स है ये 0 और टीपी इसकी ड्यूरेशन है और इसका एम्पलीट्यूड से 1 है हमारे पास। तो हमें पता है कि ये पल्स सेंटर्ड कहां पे है, दिस इज 1/2 टीपी, तो इट इज सेंटर्ड एट 0.5 टीपी। तो मैं ऊपर लिख दूंगा t माइनस 0.5 टीपी, और इसकी विड्थ कितनी है जी? टीपी इसकी विड्थ है। तो मैंने अगेन वही जो हमने चैप्टर नंबर 3 में चीजें डिस्कस की थी उन्हीं को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये जो प्रैक्टिकल पल्स है, इफ यू लुक हियर, ये जो सेंटर्ड है ये हाफ टीपी के ऊपर है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो टीपी के बराबर है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, गेट t माइनस 0.5 टीपी, इट मीन्स इट इज सेंटर्ड एट 0.5 टीपी और इसकी विड्थ जो है वो टीपी के बराबर है और इसका एम्पलीट्यूड मैंने 1 लिया हुआ है, तो आई हैव 1 ओवर हियर। ठीक है, अब मैं जब इसी पल्स को यूज करके अपने सैंपल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता हूं विच इज जी टिल्डा ऑफ टी, तो बी समथिंग लाइक दिस। आपको याद होगा जब हमने पहले जी बार ऑफ टी लिखा था तो हमने कहा था समेशन जी ऑफ एन टी एस डेल्टा टी माइनस एन टी एस, और जब हमने प्रैक्टिकल पल्स की बात की थी तो हमने इस डेल्टा को पी से रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, अब ये जो p है ये हमारे पास ये p ऑफ t है, तो p ऑफ t माइनस एन टी एस क्या होगा, इस pt के अंदर t की जगह मैंने t माइनस एन टी एस पुट कर देना है। तो जब आप यहाँ पे t माइनस एन टी एस पुट करेंगे तो यहाँ पे t की जगह, इस t की जगह t माइनस एन टी एस आ जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा t माइनस एन टी एस माइनस 0.5 टीपी, ये ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर पे ये टीपी एज इट इज आ गया और ये एक गेट फंक्शन है। दिस इज व्हाट p ऑफ t माइनस एन टी एस ओवर हेयर, और ये इस g ऑफ एनटीएस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज योर g टिल्डा ऑफ t। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. सो अब इस केस में जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा इसका, तो हमें पता है कि जो p ऑफ t एक गेट फंक्शन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि सिंपल गेट फंक्शन जो कि सेंटर्ड हो 0 के ऊपर, दैट विल बी अ सिंक फंक्शन, लेकिन हमने इस सिंक फंक्शन को एक डिले दे दिया है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय एन एक्सपोनेंशियल। ये काम हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आप कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। तो इस p ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म वुड लुक लाइक अ सिंक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एन एक्सपोनेंशियल। तो जो इक्वलाइजर है आपके पास उसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, its response should be something like this। अब अगर आप गौर से देखें e of f जो होगा, let me draw it over here, ये आपके पास 0 to b, this is fs, this point is fs minus b, इसी तरह आपके पास यहाँ पे माइनस fs और इस तरह आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, दिस इज g बार ऑफ f जो हमने पहले देखा था। सो हमें पता है कि इसको आप फिल्टर करते हैं p ऑफ f के साथ और आपके पास यहाँ पे g टिल्डा ऑफ f आ जाता है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज ये जो इक्वलाइजर है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि f लेस देन b, यानी कि इन फ्रीक्वेंसीज के लिए इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए ts ओवर pf। pf आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज हाउ यू डिफाइन p ऑफ f।
पहले आपने ये पी ऑफ एफ का रिस्पॉन्स आपको नहीं पता था क्योंकि वो जो पल्स थी वो एक रैंडम सी पल्स थी। अब जो मेरा ई ऑफ एफ है, दिस शुड बी इक्वल टू टी एस ओवर पी एफ, यानी आपका ये जो पी ऑफ एफ है आप इसको इनवर्स करें और टी एस से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं इस चीज को गौर से देखूं, ये पी ऑफ एफ उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी ई ऑफ एफ टाइम्स पी ऑफ एफ, दिस इज इक्वल टू टी एस। ये वही कंडीशन है जो हमने पीछे कंडीशन यहां पे देखी थी कि आपके पास जो इक्वलाइजर है इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास लेस देन बी के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट टी एस के बराबर होना चाहिए। ये चीज हम यहां पे अचीव कर लेंगे कि आप ये जो आपके पास पी ऑफ एफ की का रिस्पॉन्स आया है आप इसका इनवर्स ले लें और उसको टी एस से मल्टीप्लाई कर दें, तो इट शुड बी टी एस ओवर पी एफ फॉर दीज फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन एफ एस माइनस बी, ये 1 ओवर टी एस जो है ये एफ एस के बराबर होता है, एफ एस माइनस बी। सो दिस पॉइंट इज माई एफ एस माइनस बी। तो एफ एस माइनस बी की जो फ्रीक्वेंसी है आउटसाइड दिस इट शुड बी 0। इसका मतलब है यहां से लेके आगे और यहां से लेके इधर ये तमाम फ्रीक्वेंसीज को वो फिल्टर आउट कर दे। और ये जो फ्रीक्वेंसीज है बी से लेके एफ एस माइनस बी तक, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के बीच में सेपरेशन है हमारे पास, तो इस बी से लेके इस एफ एस माइनस बी तक ये जो हमारे पास एक रीजन है यहां पे इसका रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबल है। इट मींस कि जो ये जो आपके पास ई ऑफ एफ है इसका रिस्पॉन्स एक लो पास फिल्टर की तरह होगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है बी से लेके एफ एस माइनस बी तक आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रांजिशन पर्पज, क्योंकि हमें पता है कि लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स जो है इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास ये पॉइंट फॉर एग्जांपल बी है और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज एफ एस माइनस बी, तो आप इस लो पास फिल्टर को यहाँ पे एक ट्रांजिशन रीजन के लिए यूज कर सकते हैं ताकि आपका ये जो इक्वलाइजर है इसका रिस्पॉन्स ज्यादा रियलिस्टिक हो सके। और अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों पॉइंट्स आपस में टच कर रहे होंगे देन आपके पास ये जो इक्वलाइजर है इसका रिस्पॉन्स आइडियल हो जाएगा। That's why in this case our sampling frequency should be greater than 2b, ताकि आपके पास ये गैप आ जाए so that your equalizer should have a flexible response from b to fs minus b. This is how you define the response of your equalizer. Clear? Yes, sir. Okay. अच्छा, अब ये जो प्रैक्टिकल जो इश्यूज हैं हमारे पास सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन, सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल इश्यूज क्या जनरेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी बात को आज खत्म कर देंगे, इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, सिर्फ हम इन 3 पॉइंट्स को डिफाइन कर देंगे, कल इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। सो जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं हमारे पास सैम्पलिंग और रिकंस्ट्रक्शन में, वो कौन से इश्यूज हैं? नंबर 1, रियलाइजेबिलिटी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। ये हमने अभी ऑलरेडी सारी डिस्कस बात हमने की है कि आप जो रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर यूज कर रहे हैं वो अनरियलाइजेबल है, जो हम सिंपल कहते हैं कि एक लो पास फिल्टर लगा दो, और इस चीज को हमने पीछे सारा डिस्कस भी किया है। दिस इज वन ऑफ द इश्यूज जो आपके पास सैम्पलिंग और रिकंस्ट्रक्शन में आते हैं। दूसरा जो इशू आता है, और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं दिस पॉइंट, ये जो पीछे अभी सारी डिस्कशन हमारी हुई है, जो दूसरा हमारा इशू आता है दैट इज द ट्रेचरी ऑफ एलियासिंग। हमारे पास एक एलियासिंग का प्रॉब्लम आता है सैम्पलिंग और रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इस चीज को हम ओवरकम करते हैं बाय यूजिंग एन एंटी एलियासिंग फिल्टर, ठीक है। और ये एक स्टोरी है दैट इज डिफेक्टर्स एलिमिनेटेड। ये मैं इंशाल्लाह कल आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा कि बेसिकली ये एंटी एलियासिंग फिल्टर जो है ये कैसे आपके एलियासिंग के इफेक्ट को खत्म करता है। तो वी एक्चुअली गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट दैट डिफेक्टर्स एलिमिनेटेड, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह कल आपको इसके बारे में बताऊंगा। दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम जो आपके पास सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। और तीसरा प्रॉब्लम जो है वो आपके पास आता है कि ये जो सैम्पलिंग का काम आप करते हैं ये आपको फोर्स करता है कि आपके जो नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल्स हैं दे अपीयर टू बी बैंड लिमिटेड एंड वाइस वर्सा। करता है कि जो जब भी आप किसी सिग्नल का सैंपल करेंगे तो सैम्पलिंग करने के बाद जो ये पूरा सैम्पलिंग और रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हो रहा है, आपके पास जो नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल्स हैं, यानी ऐसे सिग्नल जिनकी बैंडविड्थ लिमिटेड नहीं है, वो आपको ऐसे अपीयर होंगे कि वो बैंड लिमिटेड है। एंड लाइकवाइज जो बैंड लिमिटेड सिग्नल्स हैं दे वुड अपीयर टू बी नॉन बैंड लिमिटेड टू यू।
तो ये कंफ्यूजन जो है ये आपके पास क्रिएट होती है व्हेनेवर यू टॉक अबाउट सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह कल एक रिकॉल करेंगे रियलाइजेबिलिटी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर्स को, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें, और इसके साथ हम लोग बात करेंगे ट्रेचरी ऑफ एलियासिंग की। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह टुमारो। एनी क्वेश्चंस? सर जब सैम्पलिंग हम करते हैं मतलब नॉन आइडियल, तो सर उसमें नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फॉलो तो नहीं होता? जी जी, मतलब नाइक्विस्ट क्राइटेरिया अगर आप ये देखें, इफ आई क्विकली गो क्योंकि बैक, बैंडविड्थ कम नहीं हो जाती इसकी? एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमने जब यहाँ पे बात की थी आपके पास प्रैक्टिकल सैम्पलिंग के केस में जो जी ऑफ टी आप उसको एक पल्स के साथ सैंपल कर रहे हैं, तो हेयर यू कैन सी इन पल्सेस के बीच में भी हम टीएस को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो पल्सेस हैं इनके बीच में भी जो डिस्टेंस होगा इट शुड बी इक्वल टू योर सैम्पलिंग इंटरवल टीएस। तो ये जो एफ एस एटलीस्ट इक्वल टू 2f मैक्स है, ये तो हर केस में आपने मेंटेन करना ही करना है, क्योंकि हम इससे पहले यही बात कर चुके हैं कि अगर एफ एस लेस देन 2f मैक्स होगा तो आप तो रिकंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। जो हमने यहाँ पे पीछे ओवरलैपिंग की बात की थी कि जो रेप्लिकाज हैं, तो सर जी इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी ना, क्योंकि जो पल्स है हमारी वो तो उसको बैंड लिमिट कर रही है ना, मतलब बैंडविड्थ कम हो जा रही है उसकी वजह से। देखें जो मतलब रेप्लिकाज जैसे सर जो नहीं, जो रेप्लिकाज होते हैं ना वो जी ऑफ टी के रेप्लिकाज होते हैं। जो जी ऑफ टी का कॉरस्पॉन्डिंग जी ऑफ एफ है इसके रेप्लिकाज होते हैं, ये इस पल्स के जी सर, रेप्लिकाज नहीं है। पल्स का जो बैंडविड्थ होगी वो उसको लिमिट करेगी ना मल्टीप्लाई होके, मतलब कन्वोल्यूशन तो होगी टाइम डोमेन में, तो मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा ना सर? जी, तो तो यही तो सर बात जो हम उसकी देखिए बैंडविड्थ होगी देखिए देखिए तो देखिए देखिए यही तो बात हम यहाँ आगे कर रहे हैं। जो हमने ये बात की है, वेयर इज दैट, लेट मी क्लियर इट। यहीं पे हमने ये बात की है कि जो आप टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जी टिल्डा ऑफ टी जो है दिस इज इक्वल टू जी ऑफ टी कन्वॉल्व, सॉरी जी बार ऑफ टी कन्वॉल्व विद पी टी, ये काम हमारा हो रहा है। अब ये जो पी टी है बेसिकली टाइम डोमेन में कन्वॉल्व हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जी टिल्डा ऑफ एफ जो है इट विल बी जी ऑफ एफ बार मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ एफ। अब ये जी बार ऑफ एफ क्या है? ये वो रेप्लिकाज हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। ठीक है, अब जब आप इसको पी ऑफ एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमें पी ऑफ एफ का रिस्पॉन्स नहीं पता कि ये क्या है, बट इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा इट विल हैव इफेक्ट ऑन दीज रेप्लिकाज। अब हम ये कह रहे हैं कि ये पी ऑफ एफ अगर एक आइडियल पल्स हो, सॉरी एक नॉन आइडियल पल्स हो, जिस तरह ये एक स्क्वायर पल्स है, तो इस पी ऑफ एफ का रिस्पॉन्स इस तरह का होगा। अभी हमने इसको ड्रॉ करके नहीं देखा कि इस पी ऑफ एफ की शेप क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पी एफ एफ है ये एक सिंक की तरह की शेप होगी। बट ऑब्वियसली जब आप इस जी बार ऑफ एफ को फिल्टर करेंगे इस तरह की एक पी ऑफ एफ के साथ, तो ऑब्वियसली द रेप्लिकास विल हैव अ डिफरेंट शेप। ये कोई भी एक शेप हो सकती है, लेकिन हमारा असल मकसद तो ये है कि हमने इस एक सिग्नल को इसमें से रिकवर करना है, एंड फॉर दैट रीजन वी नीड दिस एफ जो उस पी ऑफ एफ के इफेक्ट को ओवरकम कर दे। तो उसका इफेक्ट यानी आपके जो रेप्लिकाज है वो एक्सपैंड कर रहे हैं या वो डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, हम उसकी डिस्कशन में नहीं जा रहे, क्योंकि उसके ऊपर जो भी इफेक्ट होगा ये जो ई ऑफ एफ है ये उसको इन्वर्स कर देगा। हियर वी कैन सी, जब वो उसको जी इन्वर्स कर ठीक है देगा सर। तो वी विल गेट दिस रेप्लिका बैक, the one which is at n is equal to 0। तो हमें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि p of f उसके ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो इक्वलाइजर है इट विल ऑलवेज रिकवर इट। ठीक है सर। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? चले ठीक है, if there are no other questions तो let's conclude today's lecture here, और inshallah I will see you guys tomorrow at 9:30। Allah Hafiz। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।